तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू दिया गया था, जिसमें पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक, सभी एग्जामों का प्रश्न इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। और इसमें आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है इसमें। और ये बुक आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं कि रेलवे के जितने भी सारे ऑल एग्जाम होते हैं, उन सभी रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीरीज नंबर ये तीसरा होने वाला है। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है सामान्य विज्ञान करके, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस सभी का पीडीएफ आप लोग चाहिए फ्री में, तो इस सभी का पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल अध्ययन सागर वाला ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अध्ययन सागर वाला के नाम से ही आप लोग फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 चलिए, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन ये रहा, जो आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का पीएच मान स्तर होता है। तो हम लोग को मानव का शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.8 से लेकर के, या 0 से लेकर के यानी कि 8, यानी 7 से लेकर के 7.8 के बीच हमारा शरीर का पीएच होता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर पीएच का मान आ ही गया है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? तो वो क्षार कहलाता है, यानी बेस। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, वो उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उदासीन कहलाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? और यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे के कब कब और कौन कौन सा एग्जाम में यह पूछा गया, जैसे आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा शिफ्ट के साथ भी कि कौन सी पाली में एग्जाम लिया गया था और ये कौन सी पाली में ये क्वेश्चन डाला गया था। तो ईसीजी से शरीर के किस अंग को जांच करते हैं? ईसीजी से हमारा हृदय का जांच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य का सामान्य जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में सामान्य अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में 72 बार हृदय धड़कता है, जबकि वहीं पर बूढ़े व्यक्ति या कोई धावक व्यक्ति या बच्चे को ये हृदय धड़कन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए हमारा मस्तिष्क के 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, गुर्दा जिसे लीवर बोलते हैं, ये ऐसा अंग है जो अपने आप के क्षतिपूर्ति को पूरा कर लेता है। छोटी आंत जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो नाड़ी के गति के माध्यम से, नाड़ी के धड़कन के माध्यम से ही डॉक्टर हृदय की धड़कन को पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर रक्तचाप का जिक्र आ गया है। तो रक्तचाप नॉर्मल व्यक्ति में कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से डैश होती है। तो नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से पतला होता है या मोटा होता है? तो यह अलिंद की भित्ति से, जो नीलय की जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, तो नीलय की भित्ति काफ़ी मोटी होती है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा है जो प्रोटीन रक्त के रूप में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त में स्कंदित, यानी कि रक्त को जमाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, यानी कि रक्त को धमनी के माध्यम से शिराओं में जिन छोटी नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उस
छोटी सी नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं केशिकाएं। केशिकाएं जो होती है ये भी हमारा सबसे पतला नसी होती है जो आंखों में देखने को मिल जाएगा, आंखों में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से नियंत्रित होता है। तो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है जो 120/80 होता है, इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण पावर किसके हाथों में होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के हाथों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? इनमें से कौन सा यंत्र है, कौन सा मशीन है जिसके माध्यम से मानव के हार्ट की गति को कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हृदय की गति को किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? तो पेसमेकर ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी हार्ट बीट को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस इसका होता है, जीवन काल होता है 12 से लेकर के 20 दिन, 12 से लेकर के 20 दिन NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये WBC जो ब्लड है, आप लोग 5 टाइप का ब्लड देखे होंगे, जैसे कि शरीर के किसी भी हिस्सा में कट जाता है तो देखिएगा कि ब्लड जमने के बाद कुछ देर के बाद एकदम 5 छोट टाइप का जैसे पानी जैसा निकलेगा, तो वही होता है व्हाइट ब्लड। ये व्हाइट ब्लड का कार्य होता है हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि कौन सा ऑप्शन जैसे इसमें से सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है उसी को छांटना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि आकार इसका 18 से 25 माइक्रोमिलीमीटर होता है, यही गलत है। आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं, बिल्कुल सही। जिस तरीके से हम लोग को सेना रक्षा करता है, जिसके माध्यम से हम अपने सैनिक के बल पर ही, हम लोग को सेना के बल पर ही, हम अपने जवानों के बल पर ही आराम से अपने देश के अंदर आराम से सांसें ले सकते हैं, आराम से जीवन गुजार सकते हैं, हम अपने पूरे पर्व त्यौहार पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। ठीक उसी तरीके से RBC के कारण ही हमारा शरीर एकदम निरोग रहता है, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता यही देता है और ये नाभिक केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यही गलत है कि इसका आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? देखिए ब्लड ए ग्रुप भी है, ओ भी है, ओ भी है, ए बी 4 ग्रुप होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, तीसरा AB ग्रुप और चौथा O ग्रुप। तो 4 ब्लड होता है, C ग्रुप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर देखिए सर्वग्राही AB को कहा जाता है, सर्वग्राही AB को कहा जाता है और सर्वदाता O को कहा जाता है, सर्वदाता, इसे सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो अभी बताया WBC और हिंदी में लिख दिया है WBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं, कौन सी नली हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अंगों के हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो वो कौन सी केशिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों में रक्त का वहन करती है? चलिए तो 79 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है कि ये सभी हो जाएगा, शिराएं, धमनियां, केशिकाएं, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सी, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 78 ये होता है हमारा शिराएं, जो शरीर में जो हाथ पैर का जो नस होता है, हाथ पैर का जो नस होता है, ये सभी अंगों में हमारे प्रवेश करता है, ठीक है। धमनियां सिर्फ हमारे हार्ट से जुड़ी रहती है, केशिकाएं हमारे सिर्फ आंखों में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी नहीं होगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका ब्लड जो होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है ब्लड का वो ठंडा होता है, यानी कि ठंडा ब्लड वाला होता है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा छिपकली भी, मेढक भी, मछली भी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सब कोल्ड ब्लडेड है, हम लोग जो है वार्म ब्लडेड है, हम लोग यानी कि गर्म ब्लडेड वाले जंतु हैं। नेक्स्ट है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी के स्पंदन हार्ट बीट को हम लोग किसके माध्यम से मापा जाता है? तो देखिए गति, यानी कि नाड़ी के स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है, क्योंकि इसको गति को मापते हैं और हमारे नॉर्मल यानी सामान्य व्यक्ति का हार्ट बीट 72 होता है 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि पुरकेंजय तंतु डैश में विशिष्ट होता है। तो पुरकेंजय तो तंतु होता है, तंतु का मतलब होता है तो धागा, तो हृदय में अस्नायी तंतु होती है। कैसा होता है? अस्नायी तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसे अपना रक्तदान कर सकता है? मतलब कहने का मतलब है कि ए बी कोई ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जिसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, मतलब मान के चलिए एक्सीडेंट और हो गया है, ठीक है, तो उसको ब्लड की आवश्यकता है और वो ब्लड की आवश्यकता है तो उसे कौन कौन ब्लड ग्रुप वाला उसे दे सकता है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। तो देखिए यहाँ पर अगर मानकर चलिए कि उसे ब्लड ग्रुप व्यक्ति का ए बी है, अब वो कौन कौन उसे जो है सो दे सकता है? ठीक है, चलिए तो उसे कौन कौन दे सकता है? तो आइए हम देखते हैं कि पहला नंबर है तो ए बी है, और ए बी को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि ये सभी का ब्लड ले सकता है। इसे ए भी दे ही सकता है, बी भी दे ही सकता है, और ब्लड ओ ग्रुप को जो तो सर्वदाता कहा जाता है, तो ये सभी को दे ही सकता है, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है, सर्वदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए वाला भी लेगा, बी वाला भी लेगा, ओ वाला भी लेगा, ठीक है, और ए बी वाला तो लेगा ही लेगा, तो चारों ले लेगा। तो आइए इनमें से देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है, और यहाँ पर 7.5 दिया है तो कोई बात नहीं है, इसका लगभग जो है अप्रॉक्स आंसर मान करके चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 7.4 होता है तो एक बढ़ा दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में छोड़ देंगे क्वेश्चन कि ना भाई इसका ऑप्शन है गलत है तुम छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव रक्त होता है, तो सामान्य मानव रक्त हम लोग का कैसा होता है? यानी कि हम लोग का ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और 7 से अधिक होता है जिसका पीएच मान, तो वो क्षारीय कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि अम्ल क्षार में परिवर्तनशील होता है या थोड़ा क्षारीय होता है। तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सर जी थोड़ा क्षार होगा, क्योंकि इसका पीएच मान अभी देखें कि 7.4 होता है, मतलब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय कहलाएगा, तो थोड़ा है दशमलव में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो ये होता है हम लोग को हड्डी के बीच में, हड्डी के बीच में होता है। आप लोग मांस खाते होंगे, ठीक है, तो मांस खाते होंगे तो देखिएगा हड्डी के बीच में एक मच्छरदानी टाइप का लाल टाइप का होगा, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, मज्जा का मतलब क्या होता है? तो मज्जा का मतलब होता है गुहा यानी कि खाली जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम ए बी है, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहता है कि ए को दे सकते हैं, कि बी को दे सकते हैं, कि ए बी को दे सकते हैं, कि ओ को दे सकते हैं। देने वाला क्या था? तो जिसका जो दान करने वाला था उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब ये किसको दे सकता है? ये किसको दे सकता है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो है सिर्फ ए बी वाला को ही दे सकता है, ए बी वाला को ही दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 87 कहते हैं कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के रूप में संदर्भ में सत्य नहीं है। तो संवहनी तंत्र के रूप में, संवहनी मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारी खाद्य पदार्थों को हमारे ब्लडों के माध्यम से हमारे जितने भी सारे आवश्यकता के पदार्थ होते हैं उनको लेकर के जाने का काम करता है। उसके बारे में इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक होता है, बिल्कुल सही संवहनी है, क्योंकि लाल रक्त होता है जो हमारे ऑक्सीजन को ढो करके और हम अपने जितने भी सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी को हमारे अंगों जिस अंगों की जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, और यहाँ तक भी हमारे हर एक अंग को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक दोनों ऑप्शन सही था। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है 6.8 लीटर होती है, यानी कि 6 लीटर 8 ग्राम होती है, ये भी सही है।
यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8 के प्रतिशत होता है। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत वाला को हमको छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम ही हैं ए और हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अब हम जो है वो किसको ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो ए वाला को तो बिल्कुल दे सकते हैं, ए वाला को बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला को हम बिल्कुल दे सकते हैं और वो ग्रुप को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है। विलंबित रक्त स्पंदन का मतलब होता है जमना, ब्लड का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का जमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। 120/80 होता है। 120/80, 80 यहाँ पर दिया गया है कि 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायवीय शोषण क्या होता है। तो वायवीय शोषण जो होता है वो श्वसन दो प्रकार के, एक होता है वायवीय, एक होता है वायवीय और एक अंतःवायवीय, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो क्रिया होती है उसे वायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती उसे अवायवीय कहा जाता है। अवायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हमारे जो होता है बाहर सांस के माध्यम से। तो 3 प्रकार के हम लोग सांस लेते हैं वायवीय में, ठीक है। तीन गैसें लेती है। पहला गैस कौन सी है, तो पहला नाइट्रोजन है, यानी कि यह 78%, जिसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है, ठीक है। दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन, यानी कि O2 ले लेते हैं 21%, इसका उपयोग हम 21% तो लेते हैं, लेकिन 17% छोड़ देते हैं, सिर्फ 4% हमारे शरीर में इसका जरूरत होता है, ठीक है। और तीसरा होता है CO2। तो CO2 कितना लेते हैं, तो 0.03% लेते हैं, और छोड़ते कितना है, तो इसको छोड़ देते हैं 4.8%, 4.8%, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। वायुमंडल में जबकि 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 92। रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी एक दशा है। तो खून की कमी से कौन सा नामक रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन खून की कमी से संबंधित है। तो निम्न हीमोफीलिया से, किसे, निम्न हीमोफीलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया से रक्त की कमी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो 93 का राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। ये महत्वपूर्ण रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। 94 नंबर सवाल है, प्रतिरक्षी बनते हैं। तो प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं, 94 नंबर सवाल। तो ये बनते हैं लसिका में। कहाँ पर, लसिका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो मानव शरीर के पल्स दर की जो जांच है वो क्यों किया जाता है, तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल के फंक्शन को जांचने के लिए, दिल के स्ट्रक्चर को जांचने के लिए। चलिए 96 नंबर सवाल है। 96 कहता है पेस मेकर का संबंध किससे होता है, तो हृदय से होता है। हृदय की गति को इसे मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चैप्टर आ जाता है आप लोग को श्वसन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला कहता है कि श्वसन है तो श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक अपचय होता है, एक अपचयन होता है, एक उपचयन होता है। अपचयन को कहते हैं कैटाबोलिक प्रक्रिया और उपचयन को कहते हैं एनाबोलिक क्रिया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। तो मानव में श्वसन दर सबसे कम किस अवस्था में होता है, दौड़ते समय। तो दौड़ते समय तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये नहीं होगा। क्रिकेट खेलते समय ये भी नहीं होगा। खाना खाते समय, नींद में खराटे लेते समय। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि खराटे लेते समय, नींद के समय हम लोग श्वसन एकदम आराम से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। तो 16 से 18 बार, 16 से 18 बार 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो यकृत का काम होता है। किसका, यकृत का काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही होता है हमारा ब्लड से, हमारे ब्लड से अवशिष्ट पदार्थों को, कचरा को छान करके बाहर करने का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित होता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में टूट जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O में टूटता है, H2O में टूटता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, जीवाणु में श्वसन स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मीसोसोम में। कहाँ पर? मीसोसोम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, यानी विघटन। तो ऊर्जा बनाने के समय जो हमारा ग्लूकोज होता है जिसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ये ऊर्जा बनाने के समय पाइरूवेट में विखंडन इसका कहाँ होता है, कहाँ पर ये जाकर के टूटता है पाइरूवेट में, कहाँ पर ये बदलता है? तो ये बदलता है कोशिका द्रव में। कहाँ पर? कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव में क्या होता है समझिए, देखिए ये जंतु का कोशिका गोल होता है, सभी लोग को पता है। तो ये मान लीजिए कि सेल है यानी कि कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर जो है ये द्रव पाया जाता है, कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है यानी कि लिक्विड पाया जाता है ताकि ये सूखे ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कोशिका द्रव, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? तो कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक में भी छोटे छोटे कहते हैं चिपचिपा द्रव पाए जाते हैं, और चिपचिपा द्रव में को ही हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। और ये दोनों को केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव और केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। ये दोनों को आपस में मिला देते हैं तब जाकर के जीव द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं, आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा है जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित यानी कि अंतःश्वसन के बाद, आंतरिक श्वसन के बाद हमें छोड़ देते हैं, वह कौन से? तो वह किसके माध्यम से और कितने मात्रा में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह फेफड़े का आयतन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है। तो हमारे फेफड़ों में लगभग कितनी? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के बहुत सारे जो है सो अंग, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं यानी लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? तो वो लगभग 300 मिलियन, लगभग 300 मिलियन जो होता है वो हमारे फेफड़ों में कोशिका होती है। चलिए यहाँ पर अगला नंबर सवाल है यानी 10 नंबर, आप लोग को दिख रहा होगा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है, तो उस समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा मांसपेशियां दर्द करने लगती है। तो ये 6 कार्बन अणु की जगह पर कितने कार्बन अणु में बदल जाता है? ठीक है, जब हमारा शरीर ऊर्जा उत्पादन करता है तब, तो उस समय हमारा जो अणु होता है, कार्बन जो होता है, वो 3 अणु में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। तो अंतःश्वसन यानी आंतरिक श्वसन और एक बाह्य श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाह्य श्वसन हम लोग नासिक छिद्र के माध्यम से यानी फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। तो अंतःश्वसन यानी आंतरिक श्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। तो किसके कारण ये हवा भर जाते हैं? तो सिकुड़ती है, इसके कारण फेफड़ा भर जाता है, या फैलने के कारण भर जाती है? तो हम लोग कहते हैं कि यह फेफड़े की स्फीति के कारण, फेफड़े की स्फीति के कारण भर जाता है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल।
12 कहता है कि निःश्वसन द्वारा होता है। तो निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, ठीक है। श्वसन के दो प्रकार होता है, एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है निःश्वसन होता है, निःश्वसन होता है, ठीक है। तो निःश्वसन द्वारा क्या होता है, हम लोग फेफड़े से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं या लेते हैं। तो एक निःश्वसन, एक निःश्वसन। तो यहाँ पर है निःश्वसन। तो निःश्वसन का मतलब होता है कि फेफड़ों को अस्फीति, यानी कि इस समय यह फैलता नहीं, यानी कि अस्थिति में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्वसन और निश्वासन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए प्रश्वसन और निश्वासन, ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या छोड़ देते हैं, जलवाष्प छोड़ते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम या नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन हम सबसे अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, और भी कितना 78 लेते हैं, 78 के 78 छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट से मापी जाती है। तो हृदय की धड़कन, किसकी, हृदय की धड़कन मापी जाती है, ठीक है। तो 15 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धमनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। तो जो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सवाल है मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। तो मानव शरीर में जो श्वसन का वर्णक होता है वो कौन कहलाता है या कौन होता है, तो उसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये सांस के माध्यम से आए हुए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न करता है, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति। और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं। पिछली क्लास आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए श्वसन तंत्र का इनमें से कौन कौन सी भाग है जिसके माध्यम से सांस लेने में हमें, कौन सा वो अंग है जो सांस लेने में काफ़ी हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काम करता है श्वास प्रणाली, फेफड़ा, श्वास नली, लेकिन यकृत का इसमें काम कोई नहीं है। यकृत का काम होता है कि हमारे ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 21, मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। तो मानव श्वसन में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और इसका सूत्र होता है CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। कौन सी जीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को जो है हम लोग ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन के माध्यम से। देखिएगा कि हमें रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो श्वसन हमारा कैसा होता है, एकदम गर्म होता है, तो ये हम ऊष्मा ऊर्जा के रूप में छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 23 नंबर सवाल है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक जो अम्ल होता है उसका टूटने की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर होता है। तो इसकी टूटने की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट को अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो वहाँ पर जो सबस्ट्रेट को अपूर्ण विघटन हो जाता है, पूरी तरीके से टूटने की क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन, विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे आप लोग को आ जाता है चैप्टर उत्सर्जन। आगे चैप्टर आ जाता है आप लोग को उत्सर्जन।
और उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर से जितने भी सारे अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है वो शरीर से बाहर निकालना। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मनुष्य को उत्सर्जन तंत्र से अंश नहीं है। तो देखिए कौन कौन इनमें से कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण नहीं करता है, यानी कि नहीं निकालता। तो देखिए गुर्दा निकालता ही है, मूत्रवाहिनी निकालता है, मूत्र मार्ग के माध्यम से निकलता है, लेकिन गर्भाशय में जो है वो बच्चा पलता है। क्या पलता है? भ्रूण पलता है। बच्चा नहीं बोल सकते हैं, भ्रूण, इसमें भ्रूण पलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है वास्ट डिफेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो ये वास्ट डिफरेंस जो होता है वो डैश से आने वाली ट्यूब होती है। तो ये किसके साथ आने वाली ट्यूब होती है? तो ये होता है मूत्राशय। मूत्राशय यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जोड़ी नहीं होती है? तो वो होता है जीभ। देखिएगा कि आगे से, साइड से, सिर्फ पीछे से वो जुड़ा होता है मांसल रचना, बाकी तीनों साइड से आगे पीछे लेफ्ट राइट जो होता है बचा होता है, पीछे जो होता है जुड़ा होता है। नेक्स्ट कहता है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इसके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो गुर्दा एक केवल उत्सर्जन अंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी यह जो है लीवर का काम करता है, यानी कि पाचन क्रिया का भी। तो इसका राइट आंसर होगा कि पूरकता प्रदान करता है, तो ये लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल है यहाँ पर। 5 कहता है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण कहने का मतलब है कि जब हम लोग उपवास रहते हैं तो कौन सा जो है पदार्थ हमारे शरीर में कमी महसूस होती है। कौन सी पदार्थ की कमी महसूस होती है? तो ये सोडियम क्लोराइड की, यानी कि नमक की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। कौन सा यौगिक है? हमारा गुर्दा का जो पथरी होता है उसको निर्माण करता है। ठीक है, लीवर की पथरी को जो है सो निर्माण करता है। तो वो हो जाएगा आप लोग का कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है, और कैल्शियम ऑक्जिलेट से ही पथरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। वह कौन सा अंग है जो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है? तो वह अंग कौन सा है? तो वो अंग है लीवर। लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वही यूरिया हम लोग मूत्र के माध्यम से निकाल देते हैं, और जहाँ पर ये महकता है तो यूरोक्रोम के कारण बदबू देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। आगे कहता है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को कम कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि टॉयलेट लगा हुआ है फिर भी हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो वो करते हैं मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो मूत्राशय के जो तंत्रिका होती है उसको कंट्रोल करने पर। और मांसपेशिया का जिक्र आ ही गया है, तो मांसपेशियां हमारे शरीर में कितना होता है? तो 639। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किडनी के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, नेफ्रॉन बोलते। किडनी की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर क्या होगा? डी। जबकि मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तब आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे संबंधित है? उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये करता है कौन? यकृत। यकृत इसका कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए हम लोग उत्सर्जन तंत्र से कौन सा अंग जो है सो संबंधित है, तो पहले है वाला को छांट लेते हैं, बाकी अपने जो बचेगा। देखिए गुर्दे धमनी है, ये है हेपेटिक सीरा है, ये है पुलमिनरी सीरा, ये, लेकिन ये कोरोनरी सीरा नहीं है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। और आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है हमारे शरीर के किस अंग के माध्यम से ये कनेक्ट रहता है? तो ये रहता है गुर्दा के माध्यम से, गुर्दा से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें अन्य 3 ऑप्शन से एकदम बिल्कुल भिन्न होगा? बिल्कुल भिन्न होगा। तो यहाँ पर कहता है निश्चल का निकाय, ये बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बिल्कुल भिन्न है।
बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला बिल्कुल भी नहीं। कहता है कि समीपस्थ स्वचालित नलिका है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल से होता है। जैसे ही आगे कहता है दूरस्थ स्वलित नलिका है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल होता है और वो वॉमन्स कैप्सूल होता है। तो ये सबसे अलग होता है निश्चल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो खून को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो खून का शुद्ध करने का काम जो हमारा करता है वो करता है गुर्दा। कौन करता है? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को कहते हैं। तो मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या बोलते हैं? मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किसका प्रणाली का भाग है। तो हमारा जो किडनी होता है यानी कि वृक्क जो होता है वो किस प्रणाली का हिस्सा है? तो वो है हमारे वस्ती यानी कि मूत्र संबंधी से, मूत्र संबंधी, क्योंकि ब्लड में जितने भी सारे अपशिष्ट कचरा होते हैं वो मूत्र के माध्यम से इसे निकाल देता है। कौन? वृक्क यानी किडनी। अगला कहता है कि नेफ्रॉन संबंध है। तो ये नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से नहीं, स्नायु तंत्र से नहीं, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, क्योंकि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो 17 का डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होता है। तो डायलिसिस हम लोग करते हैं गुर्दा में। किसे? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह डायलिसिस का मतलब होता है कि हमारा ब्लड का प्यूरिफाई यानी फिल्ट्रेशन करने का काम नहीं करता है गुर्दा, तो ये उस समय डायलिसिस किया जाता है, जिसके कारण इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। अगला 19 नंबर कहता है किडनी की समस्याएं के रोगियों को अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग शामिल किया जाता है। तो जब मनुष्य के किडनी काम नहीं करता है शरीर वाला, तो इसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है। इस समय कौन सी तत्व की प्रयोग किया जाता है। तो 19 नंबर सवालों का राइट आंसर होगा यह, इसमें विसरण क्रिया कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कहता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यकृत में। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। तो उस ट्यूब का नाम क्या है जो मूत्राशय में मूत्र को ले जाने का काम करते हैं? क्योंकि मूत्राशय में जाकर के मूत्र जमा होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग के माध्यम से जाकर के मूत्राशय में जमा होती है और ये मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है 23 डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक आगे ढकेलती है। तो ये करता है मूत्र गर्भाशय करेगा या मूत्रवाहिनी करेगा या पित्त की नली करेगा या गुर्दे की श्रेणी करेगा। तो 23 का राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूत्रवाहिनी करता है। चलिए 24 नंबर सवाल है यहाँ पर, कहता है कि मानवों में वृकाणु का कार्य निम्न में से है। तो मानव में हम लोग का जो वृक्क होता है, वृक्क का काम ही होता है उत्सर्जन करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी, उत्सर्जन करना। अगला 25 नंबर सवाल है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो गुर्दे की नलिका जो होती है यानी कि नस जो होती है गुर्दा का, हमारा हृदय का जो नस होता है उसमें को परत जो होती है वो किसका परत बना होता है? वो किसका परत होता है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए वो किसका परत होता है? चलिए बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा क्यूबोइडल एपिथेलियम उत्तक का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन में खून से अवशिष्ट पदार्थ का होता है। तो खून से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम वृक्क का काम करता है। कौन सा? वृक्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो हमारे ब्लड में अवशिष्ट जितने भी पदार्थ होते हैं उसको बाहर छानने का काम वृक्क करता है। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग को तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस टिश्यू। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। ये मस्तिष्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन से एक साइटोन यानी सेल बॉडी निकली होती है जिसमें कई छोटे छोटे शाखाएं होती है, कई पतली पतली नसें निकली रहती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं दुमिकाएं। दुमिकाएं। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रामेटर में होता है। ग्रामेटर में क्या पाए जाते हैं? तो ग्रामेटर में काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकायें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में ताप नियमन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मनुष्य में ताप को कंट्रोल किया जाता है तो वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के माध्यम से। ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है। आप लोग को बताना है कि वो हमारे हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन के हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। तो अल्कोहल जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उस समय हमारा शरीर का संवेदनशीलता को कम कर देता है, संवेदनशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल से बाहर कर देता है। अगला कहता है मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे सांस लेने की कंट्रोल करता है, तो उसे बोलते हैं मज्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास के में हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए।